प्यारे मित्रों, सादर नमस्कार। मैं आचार्य पंडित दिनेश शर्मा आज आपके सामने पुनः एक कविता लेकर प्रस्तुत हूँ। यह कविता मैंने मेरे देश के अन्नदाताओं के ऊपर, किसान भाइयों के ऊपर लिखी है। यह कविता मैंने स्वदेशी के ऊपर लिखी है और यह कविता मैंने स्वावलंबन के ऊपर लिखी है। मेरे देश के जो किसान हैं, अन्नदाता है, उन्हीं के बल पर हम इस कोरोना काल में, इस वैश्विक महामारी में सुरक्षित रहे हैं। तो वह सिर्फ किसान और किसान भाइयों की वजह से ही हम सुरक्षित रहे हैं। मैं मेरे देश के समस्त किसान भाइयों को सादर जय श्री राम कहता हूँ। कृपया मेरा जय श्री राम स्वीकार करें और भारत माता के इन लालों को यह कविता मैं समर्पित कर रहा हूँ। सुनिएगा मेरी यह कविता जिसका शीर्षक है अन्नदाता। प्यारे दोस्तों, यह कविता मैंने बहुत ही दिल से लिखी है। मुझे विश्वास है कि आप भी इसे दिल से सुनेंगे। और एक मेरा निवेदन है कि मेरा YouTube चैनल जिसका नाम है कविता दिनेश शर्मा, उसे आप अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। कृपया बेल आइकन बजाना न भूलें, ऐसी आपसे अपेक्षा है। सुनिएगा मेरी यह प्यारी सी कविता। कहाँ हैं हम स्वावलंबी? कहाँ हैं हम स्वावलंबी? मेरी इस कविता की एक एक पंक्ति का गुणार्थ क्या है, उसका भावार्थ क्या है, वह आप जरूर इसको समझते जाना कि कहाँ हैं हम स्वावलंबी? बस नारों में, न खेत न क्यारों में। कहाँ हैं हम स्वावलंबी? कहाँ हैं हम स्वावलंबी? बस नारों में, न खेत न क्यारों में। रट लगाते उन कबूतरों तोते सी, रट लगाते हैं उन कबूतरों तोतों सी कि शिकारी आता है, जाल फैलाता है, दाने डालता है, जाल में नहीं फंसना चाहिए। रट लगाते हैं उन कबूतरों तोतों सी कि शिकारी आता है, जाल फैलाता है, दाने डालता है, जाल में नहीं फंसना चाहिए। हम भी तो वही कर रहे हैं। स्वदेशी अपनाएंगे, देशभक्त कहलाएंगे। हम भी तो वही कर रहे हैं। स्वदेशी अपनाएंगे, देशभक्त कहलाएंगे। अपनाएगा कौन? पड़ोसी। अपनाएगा कौन? पड़ोसी। ठीक उसी तरह जिस तरह हम कहते हैं भगत सिंह पैदा होना चाहिए, किसके घर? पड़ोसी के। ठीक उसी तरह हम कहते हैं भगत सिंह पैदा होना चाहिए, किसके घर? पड़ोसी के। कहते हैं हम किसान को अन्नदाता। किसान भाइयों, जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी कविता। इस पर मैंने आपके लिए भी व्यंग लिखा है कि किसान को भी भेड़ चाल नहीं चलना चाहिए। इस देश का यदि रक्षक है, इस देश का यदि अन्नदाता है, प्राणदाता है, तो वह किसान है। और इसी लिए कहा गया है कि उत्तम खेती, आप श्रेष्ठ हो, आप श्रेष्ठ कार्य करने वाले हों, तो आपको यह समर्पित है मेरी कविता। मेरे मन के भाव, सबके मन के भाव, इस देशवासियों के मन के भाव और आपके मन के भाव भी, कि कहते हैं हम किसान को अन्नदाता, भारत का भाग्य विधाता। कहते हैं हम किसान को अन्नदाता, भारत का भाग्य विधाता। वही किसान आज बेचारा हो गया। कहते हैं हम किसान को अन्नदाता, भारत का भाग्य विधाता। वही किसान आज बेचारा हो गया। सरकार और साहूकार के बीच में फंस गया हाथी की पूंछ की तरह। कहते हैं हम किसान को अन्नदाता, भारत का भाग्य विधाता। वही किसान आज बेचारा हो गया। सरकार और साहूकार के बीच में फंस गया है हाथी की पूंछ की तरह। बस हम नारा लगाते गए स्वदेशी के और देश भर लिया विदेशी से। बस हम नारा लगाते गए स्वदेशी के और देश भर लिया विदेशी से। हमारा किसान भी कितना भोला भाला है, भोला राम के जीव की तरह। हमारा किसान भी कितना भोला भाला है, भोला राम के जीव की तरह। बनाया करता था जो अपने हाथों से रस्सी। प्यारे मित्रों, पहले सन की रस्सी बनती थी, खजूर की रस्सी बनती थी, मेहनत से बनाते थे। और एक जो पलाश की जड़ रहती है, उसकी रस्सी भी बनाने का काम करते थे। लेकिन आज सब कुछ हमने मार्केट से खरीदने लग गए हमारे किसान भाई। मैं भी किसान का बेटा हूँ। तो बनाया करता था जो अपने हाथों से रस्सी, काता करता था जो अपने हाथों से जूट, जो सब साजो नग से लेकर सीख तक
नख से लेकर सीख तक बनाया करता था जो सब साजो सामान, आज उसकी लापरवाही से हो गया है लाचार मजबूर। क्या बनाया करता था जो अपने हाथों से रस्सी काटा करता था, जो अपने हाथों से जूट, नख से लेकर सीख तक बनाया करता था जो सब साजो सामान, आज उसकी लापरवाही से हो गया है लाचार और मजबूर। लगाया करता था जो आम संतरे और अनार के बगीचे, बहुत अच्छी। लगाया करता था जो आम संतरे और अनार के बगीचे उगाया करता था, जो अपने खेतों में अलसी ज्वार मकई और मूंगफली लगाया करता था, जो आम संतरे और अनार के बगीचे उगाया करता था, जो अपने खेतों में अलसी ज्वार मकई और मूंगफली बाजरा राई और सरसों से महका करते थे उसके खेत। क्या बात। पंक्ति को ध्यान से सुनिएगा। बाजरा राई और सरसों से महका करते थे उसके खेत। चना जो इटलाया करता था दूल्हे की तरह सर पर सेहरा बांधे हुए। चना जो इटलाया करता था दूल्हे की तरह सर पर सेहरा बांधे हुए, आज उनकी जगह बदबूदार प्याज और लहसुन ने ले लिए। प्याज और लहसुन भी बहुत आवश्यक है, लेकिन मेरी कविता में व्यंग है और उसको सुनिए आप। आज उनकी जगह बदबूदार प्याज और लहसुन ने ले लिए। सोयाबीन और गेहूं का मानो एक छत्र राज्य हो गया हो। हम कहते हैं गर्मी में बड़े बड़े फेसबुक पर पोस्ट आती है, बड़े बड़े राजनेता लोग कहते हैं, बड़े बड़े धर्मगुरु कहते हैं कि अरे आप जो है आपकी छत पर पानी की व्यवस्था कीजिए, पक्षियों के लिए दाना डालिए। और आज हम क्या सोच रहे हैं कि अरे यदि हम ज्वार बो देंगे तो उसको तो कोई लोग बोते नहीं, इसलिए जो है पक्षी आकर खा जाएंगे। तो भाई मेरा तो ये आग्रह है कि हम कुछ ज्वार सभी लोग बोए ना। ज्वार पाचन प्रक्रिया में बहुत सहायक है, चयापचय जो क्रिया होती है उसमें वो बहुत सहायक है। क्या बात। गेहूँ तो जो है ठीक से पचता नहीं है, लेकिन हम तो ज्वार को जो है हम भूल ही गए। पाचन शक्ति बढ़ा। इसलिए मेरा निवेदन है कि उन फसलों को भी आप अपनाइए। सोयाबीन और गेहूं का मानो एक छत्र राज्य हो गया हो। फसल चक्र अब दिखाई नहीं देता खेतों में दूर दूर तक। फसल चक्र अब दिखाई नहीं देता खेतों में दूर दूर तक। अधिक उत्पादन के चक्कर में हम घन चक्कर बन बैठे। अधिक उत्पादन के चक्कर में हम घन चक्कर बन बैठे। तोड़ लिया अपनों से नाता, विदेशी को अपना बैठे। कुचक्र चल रहा है सदियों से, इसे दूर करना होगा। स्वावलंबी बनकर हमें स्वदेश का निर्माण करना होगा। स्वावलंबी बनकर हमें स्वदेश का निर्माण करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्कार। सादर जय श्री राम। जय श्री राम।